एंट्री कर जा था बांग्लादेश में, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बड़ी जबरदस्त सपोर्ट किया और ऐसे सारे इन्फिल्ट्रेटर्स, ऐसे सारे ग्रुप्स, फ्रिंज ग्रुप्स जो नॉर्थ ईस्ट में भाग तोड़ मचा कर रखा था, शी केप्ट देम अंडर वेरी गुड कंट्रोल. वी शुड ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल टू शेख हसीना फॉर that all these terrorist activities that were hotbed in Bangladesh, that found refuge in Bangladesh during her reign, she inevitably controlled them very effectively. That is one of the gifts that Hasina had, that the peace in Northeast India. बासु साहब एक चीज बताइएगा कि अभी तुरंत अभी क्या प्रॉब्लम बांग्लादेश में आ गया जिसकी वजह से इतना हलचल दुनिया में बांग्लादेश का हो गया? ये हिस्ट्री क्या है उसका? मतलब अभी क्या शेख हसीना पर कोई मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का भी बात हो रहा था. हम ये कहानी जानना चाहते कि आज क्या हो गया जिसमें बांग्लादेश इतना फिगर में आ गया? विनोद जिंदल जी दिल्ली से आ गई, उमेश जोशी साहब जा रहे थे दिल्ली, तो वो एयरपोर्ट पर हैं, एयरपोर्ट से आपका सुन रहे हैं. तो हम लोग प्रसाद साहब भी आ गए, तो हम लोग ये जानना चाहते कि अभी क्या बांग्लादेश में उथल पुथल मच गया जिसका लोग कह रहे हैं जिसका प्रभाव भारत पे पड़ेगा. बांग्लादेश में एक डिस्टेबलाइज कंट्री बहुत दिन से था. लाइक शेख हसीना इसे रूल कर रही थी, लेकिन उसके अंदर ये इस्लामिक फ्रिंज और हर तरह की ये कोशिश, शेख मुजीबर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की कोशिश की, लेकिन ऑलवेज सिंस हिज ब्रूटल मर्डर जो बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद से दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू कन्वर्ट दिस इनटू एन इस्लामिक कंट्री. हालांकि उसके पास इतना रिसोर्सेस नहीं था, इतना पैसा नहीं था. उसके जो उलेमास मुल्लास वगैरह है जो पाकिस्तान में, जिनको वेस्ट एशिया से इतना मदद मिलता था, इतना मदद बांग्लादेश को नहीं मिला. अगर मिलता, जैसे आज सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या अमीरती जो सारे कंट्रीज है, दे हैव स्टूड अप अगेंस्ट क्या, टेररिज्म के पहले. वहां भी जो इस्लामिज्म है वो सऊदी अरेबिया से स्प्रेड किया गया. वो क्या करते थे, अपने कंट्री को पीसफुल रखते थे और पैसे देकर एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, हर कंट्री में वहां भी इस्लाम स्प्रेड करके उसके लिए पैसे देते थे. इसके ऊपर सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. ए ह्यूज सिग्निफिकेंट मनी ऑफ दिस केम टू पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम. चाइना के इन्फ्लुएंस के पहले दिस वाज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ मनी. लेकिन बांग्लादेश में भी ऐसा बहुत सारे फ्रिंज ग्रुप्स एक्टिव थे, जो जिसे राजाकार किया जा सकता है, जो प्रो पाकिस्तानी है, एंटी इंडियन है, जो एंटी बंगाली लैंग्वेज है, प्रो उर्दू लैंग्वेज है. ऐसे इसलिए इस्लामिक जमायती बनेंगे, इसे एक शरिया कंट्री बनाएंगे, ऐसा उसका ड्रीम ऑलवेज था. और बांग्लादेश के वास्ट इज इलिटरेट, अनएडुकेटेड, इन्फ्लुएंस करते गए. रूरल एरियाज वगैरह में ये जो मदरसास वगैरह है, इसमें ये टेररिज्म के पाठ पढ़ाया जाना, इस्लामी खतरों के, इस्लाम खतरे में है ऐसे बात कह के एंटी इंडिया प्रमोट करना, ये सब था. लेकिन ये चाइना का जब इन्फ्लुएंस आना शुरू हो, तभी ये सब कंट्री में इसके चाइना के इन्फ्लुएंस और पैसे के कारण इसमें इसको ज्यादा हवा लगने शुरू हो गया. शेख हसीना हैज कंट्रोल्ड दिस ब्रूटली. बहुत सारे क्रिटिसिज्म उसके है कि वो ये मूवमेंट को डेमोक्रेटिकली कंट्रोल नहीं किया. उसके ऊपर उसने बहुत सारे पुलिस की फोर्स डाला, आर्मी की फोर्स डाला, लेकिन दीज फोर्सेस वर ऑलवेज प्रेजेंट. देयर वाज ऑलवेज अ प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान, देयर हैव बीन ऑलवेज अ सपोर्ट फॉर पाकिस्तान. आप देखेंगे बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे आज के दिन जब वो क्लोज आने शुरू हो गए, एवरी टाइम इंडिया इज प्लेइंग, दे आर ऑलवेज, अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ द स्पेक्टेटर्स अब देखेंगे वो एंटी इंडियन बात कहेंगे, एंटी हिंदू बात कहेंगे. और इसके लिए उसे बढ़ावा दिया गया पैसे देकर, क्योंकि वो शेख हसीना के साथ कंपटीशन में पॉलिटिक्स में आ नहीं पा रहा था. तो दे, एंड वेरेवर शेख हसीना मेड एडजस्टमेंट्स, वेरेवर शेख हसीना मेड पॉलिटिकल गेन्स, क्योंकि ये तो बहुत सारे इलेक्शंस इन लोगों ने क्या कहते हैं
बॉयकॉट भी किया, तो ये इररिलेवेंट होते जा रहे थे बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में। तो विद द हेल्प ऑफ जमात दे ट्राइड टू रेज दिस इस्लामिक फ्रंट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। ये बर्निंग बांग्लादेशी सोसाइटी में लास्ट 10-15 ईयर्स में चल रहा था। कभी कभी ये भड़क रहा था। दुर्गा पूजा जब होता था बांग्लादेश में, विद इन द अंडर द रूल ऑफ शेख हसीना, हिंदूज पे अटैक, हिंदू टेम्पल्स पर अटैक वगैरह वगैरह ये सब करते जा रहे थे ये लोग। इधर आईएसआई का इन्फ्लुएंस था, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि उस गवर्नमेंट स्ट्रांग था, ये कोई भी ऐसे चीज को बढ़ावा नहीं दिया था, तो ये इतना बढ़ावा नहीं पा रहे थे। लेकिन एज एंड व्हेन ये शेख हसीना को आर्मी ने सपोर्ट करने से मना कर दिया, देयर योर प्रॉब्लम स्टार्टेड। तो ये एक बड़ा सा कॉन्स्पिरेसी है। कहा जाता है कि एक तरफ से चाइना इस कूप को सपोर्ट किया, ये तो डेफिनेट है कि शेख हसीना वाज गोइंग टू टेक अ वेरी स्ट्रांग स्टेप इन ब्रिंगिंग आउट दिस मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री। बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं, तो डेमोक्रेटिकली ये रेडिकलाइज्ड हो रहे थे। ये सिर्फ एक स्टूडेंट मूवमेंट नहीं था। बिहाइंड द स्टूडेंट ये जमातियों, बिहाइंड द स्टूडेंट ये बीएनपी के जो वोरेशियस फाइटर, इस्लामिक फाइटर्स जो इसके हैं, ऐसे बांग्लादेश के गांव घर घर में, इस रूरल एरियाज में इसका बहुत बड़ा स्प्रेड हुआ है, इवन अंडर शेख हसीना। लेकिन हसीना थी तो फिर ये कंट्रोल में थी, ये ढाका में आकर या म्युनिसिपैलिटी में आकर भाग दौड़ नहीं कर पा रहे थे, बट दे वर देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। एज सून एज द गवर्नमेंट स्टार्टेड शोइंग साइंस ऑफ वीकनेस, तो ये स्टूडेंट के हार्ट पे पीछे आकर ये लोग ये मूवमेंट को हाईजैक कर लिया। तो पहले तो था ये कोटा को लेकर मूवमेंट, वो तो बांग्लादेश गवर्नमेंट कब के मान लिया, उसके तो कोटास के वगैरह वगैरह सब कुछ उठा गया। लेकिन बीच में जो ये मास रिवोल्यूशन हुआ, एक तो है ये जमातियों की और एक तो है इस्लामिक फोर्सेस के, जहां पर कहा जाता है कि चाइना ने इसके बड़े इन्फ्लुएंस किए, स्पॉन्सर किए थ्रू आईएसआई एंड अदर पाकिस्तान। एट द सेम टाइम द अदर पार्टीज की यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसके ऊपर अपने जोरों शोर में अपना काम किया है, अंडर द टेबल बहुत सारे लोगों को सपोर्ट देना, पैसे देना, ऐसा किया है। व्हाई इज यूएसए सडनली अगेंस्ट बांग्लादेश? ऐसा ये है कि आप जानते हैं ना, जो मोहम्मद यूनिस है, he has very strong friends in the European Union, और अपने अमेरिकन, बहुत सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो है, ओबामा से लेकर पहले और भी, तो हिलारी क्लिंटन के जो हस्बैंड बिल क्लिंटन से लेकर सभी इनके बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड है। सो ही इज नॉट जस्ट अ नोबेल प्राइज विनर, बट ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ही इज वेरी वेल नोन and he is very well liked upon because he is a very well spoken person. I had an opportunity to meet him, the individual, once in Dhaka too, and he came across as a very wonderful person. हम दोनों के साथ we had a long discussions about environment and other part. So he's an extremely knowledgeable person. लेकिन इसी मोहम्मद यूनिस के साथ there started a conflict with the prime minister 10-15 years back. और इसमें से ये था कि वो that he has moved money from their banks and stuff, उसके इकोनॉमिक इरेगुलरिटीज, लॉ, बांग्लादेश के जो लॉज है वो नहीं मानना, बाहर में मनी ट्रांसफर करना, ऐसे बहुत सारी इश्यूज को लेकर ये यूनिस के साथ शेख हसीना का बहुत बड़ा टक्कर रहा हुआ। एंड ही इज क्रिटिक ऑफ हसीना, जिसे हसीना कभी भी उसे पसंद नहीं करती थी। अंडर दी सर्कमस्टेंसेस ये उसे शायद 1-2 बार जेल जाने की नौबत आ गया, कोर्ट केस में उसका पनिशमेंट आ गया। दीज थिंग्स वर नॉट बीइंग लाइक्ड बाय द यूरोपियन यूनियन एंड द वेस्टर्न कंट्रीज फॉर क्वाइट सम टाइम, पर्टिकुलरली फॉर बाय यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज मोहम्मद यूनिस के यूएसए में बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नॉट जस्ट इन द इंडस्ट्री, मैं कह रहा हूं उसके जो यूएसए के जो पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम है, वो वेदर ये रिपब्लिकन है, वेदर ये डेमोक्रेटिक है, बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स जो यूरोप में और यूएसए में है, शेख हसीना से बढ़कर 10 टाइम्स मोर उसके इन्फ्लुएंस, उसके कांटेक्ट है। हाउ ही वाज ट्रीटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हसीना, उसके साथ उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते गए, इसे यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे लीडर्स बांग्लादेश को थ्रेट किया, वार्न किया, बहुत बार यूएस ने भी उसके ऊपर टिप्पणी की, लेकिन बांग्लादेश वाज ऑलवेज सेव्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय इंडिया इन दिस पर्टिकुलर वे। दे ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट, यू नो, इफ यू आर इंटरफियरिंग इन बांग्लादेश एंड इफ शेख हसीना इज गॉन, दिस लैंड इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर पाकिस्तान, अनदर अफगानिस्तान, और इवन आई विल से दैट even worse than that. तो इसी ये बड़े से कारण फैक्टर्स है। ये स्टूडेंट मूवमेंट इज नॉट वन जस्ट फैक्टर, स्टूडेंट मूवमेंट वाज वन फैक्टर, द जमाती बीएनपी मूवमेंट वाज द सेकंड फैक्टर, फॉरेन इंटरफेरेंस बाय चाइना इन यूनाइटेड स्टेट्स थर्ड फैक्टर, फोर्थ फैक्टर, क्योंकि हसीना
बहुत साल से, लाइक शी इज द लॉन्गेस्ट रेनिंग प्राइम मिनिस्टर है, उसके एक्शंस के विरुद्ध लोगों में इन जनरल ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश उसके अगेंस्ट जाना शुरू कर दिए थे. दे वर नॉट लाइकिंग हर पॉलिसीज, दे वर नॉट लाइकिंग मेनी अप्रोचेस दैट शी हैज टेकन, एंड देयर वर मेनी क्या कहते हैं उसके ऊपर अभियोग था कि लाइक देयर इज रैम्पट करप्शन इन बांग्लादेश, एंड दैट की उसका एक पूरा नेक्सस बन गया है. मतलब चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश इज रिलेटेड और एसोसिएटेड विद द पार्टी ऑफ शेख हसीना, वाइस चांसलर्स वगैरह, जो बड़े औहदे में बड़े ऑफिसर्स वगैरह, एवरीवेयर, वेदर इट इज सुप्रीम कोर्ट, वेदर इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वेदर इज देयर हाई कोर्ट, वेदर इज द स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट, जस्टिस सिस्टम में हो, इंडस्ट्रियल सिस्टम में हो, फॉरेन अफेयर्स में हो, मेडिकल सिस्टम में हो, हर जगह उसके पार्टी के लोग छा गए और हर जगह उनके पार्टी के लोगों को बड़े बड़े औहदे दिए जा रहे शुरू कर दिए उन लोगों ने. सो दिस क्रिएटेड एंगर, दिस क्रिएटेड फ्रस्ट्रेशन की कहा गया. बहुत सारे एबल के बंदे को साइडलाइन करके सिर्फ उसके पार्टी के जो मेंबर्स है, जो उसके पार्टी में काम कर रहे हैं, एनी लॉन्ग पार्टी जो कब कहते हैं ना, जो इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज देयर इन पावर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, देन देयर विल बी रिजेंटमेंट अमंग द पॉपुलेशन. तो ये जो एंगर, ये जो उसके खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ एक एंटी क्या कहते हैं, पावर में रहने के कारण जो एक हेटरेट, जो एंगर एक पीपल में था, ये it was there. And at the same time Bangladesh does not have a huge resource. ये एक मिडिल इनकम कंट्री है, लेकिन मानना पड़ेगा कि शेख हसीना के टाइम ही ये उभर के उसके गारमेंट इंडस्ट्री और अदर अलाइड इंडस्ट्रीज को लेकर एक सक्सेसफुल मिडिल इनकम कंट्री बनना शुरू किया. लेकिन एट द सेम टाइम बांग्लादेश हैज अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलेशन. उसका जो पॉपुलेशन रेट ग्रोथ है, तो गवर्नमेंट के जितना रेवेन्यू जनरेशन है और पॉपुलेशन ग्रोथ जितना बढ़ रहा है, गरीबी इतना बढ़ रहा है, रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, लोग, so people are not happy with that. On top of that, there is another thing happening in Bangladesh, which is radicalization and challenge in the form of Rohingyas moving from Myanmar into Bangladesh. अब जानते हैं कि ये रोहिंग्या क्राइसिस हुआ. अगर आप बांग्लादेश के चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट के उधर जाएंगे, टेकनाफ और उखाई, ऐसे सारे जो सब डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ये लोग फोर्स हुआ, इतने सारे माइग्रेशन करते हैं, 1, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे तो ऑफिशियल काउंट्स है कि रोहिंग्याज ने म्यांमार में जो रिटेलिएट हो रहा था, दे आर कमिंग एंड सेटलिंग इन बांग्लादेश. बट एट द सेम टाइम इन लोगों को इधर फोर्सफुली सेटल करने के लिए दे पुश्ड, लाइक ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज पुश्ड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर टू गिव रिफ्यूज टू दिस ह्यूज नंबर ऑफ पीपल. मैं बांग्लादेश जाकर ऐसे कैंप्स में मुझे विजिट करने की सौभाग्य हुए, एंड आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड टू सी द पॉपुलेशन. ये कोई 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग की बात नहीं है. ये कोई 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख भी हो सकता है. They are flooded. Eastern Bangladesh is flooded by population migration from the Rakhine state of Myanmar. और बांग्लादेश के साथ ये बड़ा अनफेयर ट्रीटमेंट हो गया. नाइदर चाइना उसे सपोर्ट किया, नाइदर यूएसए सपोर्ट किया. एक यूनाइटेड नेशंस की तरह उसके ऊपर एक कुछ एड्स कंटिन्यू आज भी कर रहा है. लेकिन जो पहले जब माइग्रेशन हुआ तब के टाइम जितना सपोर्ट बांग्लादेश को मिल रहा था, अभी ये बांग्लादेश को इतना सपोर्ट मिल नहीं रहा है. तो द डेंजर इज दीज पीपल हु आर restricted in these colonies, those people who are restricted in these far out border regions between in Bangladesh and Burma, they have slowly infiltrated into the Bangladeshi society. ये huge number of Bangladeshis बांग्लादेश के रूरल एरियाज में जा रहे हैं. उनके लड़कियों को ये लोग शादी कर रहे हैं, जहाँ की बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बहुत अटेम्प्ट लिया कि ऐसे लोग वो उसके जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है उसे क्रॉस करके ना आए. तो इसके अंदर जैसे हेल्पलेस ऑर्डिनरी पीपल ऐसे तो था ही रोहिंग्या में, लेकिन रोहिंग्या जब मैंने भी गया था, उसके पुलिस, उसके सिक्योरिटी फोर्सेस सब ने कहा कि सर इसके अंदर टेररिस्ट भरे पड़े हैं, खतरनाक लोग इसके अंदर है. वी आर इवन वरीड टू गेट इनसाइड ड्यूरिंग द नाइट टाइम. देयर इज एब्सोल्युटली नो रूल इनसाइड रोहिंग्या कॉलोनीज ड्यूरिंग द नाइट. और अभी ऐसा हो रहा है कि बांग्लादेश के बहुत सारे जो रेप्स, मर्डर, इस्लामाइजेशन और वायलेंट अटैक्स वगैरह जो हो रहा है, ये सारे रोहिंग्याज उसके पॉपुलेशन के साथ इंटरमिक्स्ड हो रहा है. ये हमारे लिए भी बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि दे आर इन्फिल्ट्रेटिंग इनटू बांग्लादेश. मेन स्ट्रीम में वो जाकर मिक्स हो रहा है. और क्योंकि इसके जो लैंग्वेज है, पार्टली बर्मीज, पार्टली बंगालीज, पार्टली वो चिटागोंग के जो डायलेक्ट्स वो यूज करते हैं, इट इज नॉट सो इजी टू डिसइंटीग्रेट दिस पीपल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. दे लुक वेरी सिमिलर.
तो इसके कारण और उसके क्योंकि ये इतना पुअर और पॉवर्टी स्टिकन है, इनके बहुत सारे लड़कियों की इलीगल मैरिजेस बांग्लादेशीज के साथ हो रहा है। उधर तो आप जानते हैं इस्लामिक लॉ चालू होता है, जो बंदा 2-3 मैरिज कर सकता है रूरल एरिया में, इधर जाके वो रोहिंग्या से मैरिज कर रहा है। तो ये रोहिंग्या मैरिज और ये रोहिंग्या कनेक्शन और ये इतना चीप लेबर में काम कर रहा है कि बांग्लादेश के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक बड़ी सी प्रेशर पड़ रहा है। दिस ह्यूज इन्फिल्ट्रेशन इनटू द बांग्लादेश इकोनॉमी एंड बांग्लादेश पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रेडिकलाइजेशन। अगर ये जो ह्यूज पॉपुलेशन हम ढाका में देखे या डिफरेंट सिटीज में देखे जो मार काट दंगा वगैरह कर चुका है, तो इसके एक बड़ा सा सिग्निफिकेंट पार्ट है जो जिसे कहा जाता है ये रोहिंग्या इसके साथ मिक्स हो रहा है। बांग्लादेश इज ऑलरेडी अ पॉपुलेटेड कंट्री, उसके साथ ये इसके पॉपुलेशन और भी बढ़ रहे हैं एंड दे हैव नो वर्क एंड एक्टिविटी, दे वर्क एज चीप लेबरर्स, प्रोस्टिट्यूशंस, चोरी दंगे कटोरी, ऐसा कोई काम नहीं है क्योंकि ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। और बांग्लादेश में ये डेसिमेटेड हाकर उसके ओरिजिनल पॉपुलेशन इसके साथ इसका एक इंटरमिक्सिंग हो रहा है। ये गांव गांव शहर शहर बिखरते जा रहे हैं और अंडर दिस रूल नाउ व्हेन देयर इज नो रूल दिस थिंग इज गोइंग टू इवन मोर इंक्रीज विच तो इतने सारे फैक्टर्स काम किया है शेख हसीना को टॉपल करने के लिए। ये ऑफिशियल वर्जन है और उसके अपने जो मिसमैनेजमेंट वो भी एक पार्ट है। लेकिन शायद क्या इंडिया गवर्नमेंट की हमारे जो इंटेलिजेंस वगैरह है उसको कभी वार्न नहीं किया या सपोर्ट नहीं किया? आई थिंक व्हेन अ मूवमेंट स्टार्ट्स इन अ कंट्री, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया स्टैंडिंग आउटसाइड, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू मूव इन एंड हेल्प बांग्लादेश, या उसके प्राइम मिनिस्टर को अगर सपोर्ट करना चाहे अगर बॉर्डर क्रॉस कर जाए तो इसे लेकर एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो जाएगा इंडिया के लिए। सो आई डेफिनेटली एट द पीक ऑफ द क्राइसिस it was not possible for the Indian government to send military army or intervene in the same part. So because then every other country will criticize India, particularly जो western countries है वो vocal हो गया। चाइना तो अंडरस्टैंड कर सकता है, उसके पास they want destabilized country around India, क्योंकि अगर डिस्टेबिलाइज कंट्री बॉर्डर्स के पास हो, देयर विल बी बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशंस इन इंडिया, देयर विल बी चैलेंजेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये तो चाइना के लॉन्ग टर्म ड्रीम है कि इंडिया अपने प्रॉब्लम्स के अंदर इतना जकड़ रहे कि उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पावर, पॉलिटिक्स इसमें वो पार्टिसिपेट ना कर पाए। एंड टू सर्टेन एक्सटेंट दे हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट पार्ट। ऐसे उसने करने में सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अगर यूएस का इसमें रोल है, देन आई वुड से दैट यूनाइटेड स्टेट्स डोंट नो व्हाट दे हैव डन। ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स का एक हिस्ट्री है कि बहुत सारे कंट्रीज को गवर्नमेंट टॉपलिंग करना उसका एक बहुत दिन का खेल हो चुका है। आप जानते हैं कि हुस्ने मुबारक के टाइम में इजिप्ट में उसने अरब स्प्रिंग जो हुआ था, लोग कहते हैं कि सऊदी अरब ने किया, ये किया, वो किया। ऑल दिस मूवमेंट्स हैड सम यूएस सपोर्ट एट द वेरी वेरी बॉटम लेवल। आर्म्स, मनी, ट्रेन्ड पीपल, देयर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसकम्युनिकेशन, मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारे अगर यूएस नहीं प्रोवाइड करते तो ये डेफिनेटली ये चेंज नहीं होती, गवर्नमेंट चेंज नहीं होते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हुस्ने मुबारक का गवर्नमेंट वाज वेरी गुड इन इजिप्ट, बट देयर वाज स्टेबिलिटी। अब ये जो हुस्ने मुबारक का गवर्नमेंट चलकर अब उसके जो आर्मी के चीफ है, हेड है, सीसी जिसे कहा जाता है, जिसके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस है, लेकिन फिर भी वो कंट्री अच्छा नहीं चला पा रहा है। आप देखेंगे इराक के साथ जो हुआ गया, सीरिया, लीबिया, जहां पर भी यूएसए ने इन्फिल्ट्रेट किया, गवर्नमेंट को टैकल किया। सद्दाम हुसैन वाज नॉट गॉड, ही वाज नॉट अ गुड पर्सन, बट एटलीस्ट ही वाज रनिंग अ गवर्नमेंट बिकॉज द यूएस गवर्नमेंट स्टार्टेड मूविंग इन। अब लीबिया को भी देख लीजिए, गद्दाफी वाज नॉट अ वेरी गुड गाय, ही हैज डन न्यूमरस atrocious bad things, but लेकिन उसके गवर्नमेंट को टपल हो जाने के बाद आज तक उस कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं आया। इराक में आज तक वो स्टेबिलिटी नहीं आया। अगर उसके जहां पर भी गवर्नमेंट है, ये क्वाजी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहां पर इलेक्शन तो होते हैं लेकिन ऑल दीज आर फेक इलेक्शंस, एंड बिकॉज यूएसए सपोर्ट यूएसए इसके ऊपर यूएसए टिप्पणी नहीं करता है। तो इन बांग्लादेश ऑल्सो दिस क्वाजी डेमोक्रेटिक सिस्टम दैट दे आर promoting and the kind of huge amount of influence and fringe elements that Bangladesh has is going to be a very big challenge for Bangladesh as a country to control and regulate them, and also for India it is a huge threat क्योंकि ये जो मतलब इन्फिल्ट्रेटर्स है, पाकिस्तान से इंडिया आना जितना डिफिकल्ट है, बांग्लादेश से इंडिया इन्फिल्ट्रेट करना उससे 20 times easy है। और ये इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। When we are talking, there are infiltrations happening across the borders, across West Bengal, Tripura, Northeast India. ये हो रहा है। Like it is not so easy to stop.
बीएसएफ ने अच्छा काम किया। द ह्यूज मैसिव इन्फिल्ट्रेशन इसके बाद जो होने वाला था उसके शायद दे हैव बीन एबल टू पुश देम बैक। बट क्योंकि बांग्लादेश का एक बड़ा सा हिस्ट्री रहा है कि बांग्लादेश इज अ मुस्लिम मेजर कंट्री, और उसके कंट्री में उसका एक हिस्ट्री है कि जो भी प्रॉब्लम हो, वो अगर फ्लडिंग हो या अगर फूड रेशंस के लेकर हो या जियोपॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम हो या इकोनॉमिक कोई क्राइसिस हो, दे ऑलवेज लुक द माइनॉरिटी कम्युनिटीज एज अ सोर्स ऑफ देयर प्रॉब्लम। ये आप अगर जर्मनी के साथ इक्वेट करें तो देखेंगे कि ज्यूज के साथ उसके जो हेट्रेड ट्रेडिशनली था जर्मन गवर्नमेंट के और उसके लोगों के, हिटलर आने के पहले, ही जस्ट कैश्ड ऑन दिस। हिटलर वाज अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर। जो जर्मनी के अंदर क्रिश्चियंस और ज्यूज के अंदर जो डिफरेंसेस थे, जो हेट्रेड थे, ही जस्ट यूज देम वेरी क्लेवरली टू क्रिएट दिस एंटी ज्यूइश स्टेट इन जर्मनी। और उसके बाद क्या हिस्ट्री है आप सभी ने देखे। तो बांग्लादेश में भी वो बात है, एनीथिंग दैट हैपेंस इन द कंट्री, द फर्स्ट टारगेट्स आर नॉट जस्ट हिंदूज, दे टारगेट देयर ट्राइबल्स who are very related to our northeastern tribes. They will target the Jains or Buddhists or Christians, any minority Finch community, whoever is there, इसका ट्रेडिशनली अटैक करता था। अंडर शेख हसीना भी ऐसे अटैक्स हुए हैं दुर्गा पूजा के टाइम में, हिंदू फेस्टिवल्स के टाइम, फेस्टिविटीज के टाइम पे, जैसे पाकिस्तान पर होते रहा, उसी नक्शे कदम पर ऐसा चलता रहा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। स्टिल शेख हसीना के अंडर ये थोड़ा सप्रेस था, अंडर कंट्रोल था कि लोग करेंगे तो उसे अरेस्ट किया जाएगा, उसका पनिशमेंट हो जाएगा। शेख हसीना के टाइम बहुत सारे हैंगिंग्स के क्या कहते हैं रिकॉर्ड्स है जो एंटी गवर्नमेंट काम किया है, बहुत सारे लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ एसोसिएटेड हुआ है, जितना लोगों को बांग्लादेश ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है अंडर शेख हसीना, इंडिया हैज नेवर बीन एबल टू डू दैट। तो इसके अंदर जाके एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गया है कि उसके माइनॉरिटीज के लिए अभी एक बड़ा सा थ्रेट बन गया है। ये मोहम्मद यूनिस इज जस्ट अ शोपीस, जिसके ऊपर कंधे पर गन्स रख के ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज आर ट्राइंग टू टेक ओवर। अगर आप यूट्यूब में देखें, बहुत सारे जगह पर, शायद आपको तो बंगाली नहीं आता होगा इसीलिए आपको यूट्यूब के उसका लैंग्वेज शायद आपको नहीं समझ पा रहेंगे, लेकिन देखिएगा कि ये मूवमेंट होने के बाद शेख हसीना के जो एग्जाइल हो गया है, उसके बाद जो लॉलेसनेस बांग्लादेश में स्प्रेड किया गया है, अगर आप बहुत सारे यूट्यूब में देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इसके अंदर मूवमेंट किए थे, वो लोग कह रहे हैं कि दिस is not what we protested for. We wanted a modern Bangladesh, a safe Bangladesh, a equal gender Bangladesh, an equal opportunity for all. हमने इसलिए मूवमेंट नहीं किया था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आके हमारा मूवमेंट को हाईजैक कर ले। What has happened is these fringe elements which were looking for opportunities, as soon as they took this advantage of the student movement, they took over, hijacked the movement, mismanaged by Sheikh Hasina, and they took significant part with the help of foreign elements, जो ऐसे एक गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। This should be a good important lesson for India, is because Bangladesh I think is a more serious threat than Pakistan for us, is because हमारे जो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश के साथ है, वो इंडिया के अंदर आना उसके लिए बड़ा इजी है। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इंडिया में एजुकेशन के लिए आते हैं, वैलिड वीसा की तरह। बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट्स के लिए वेस्ट बंगाल में आते हैं। हमारे तो उधर कहा जाता है कि मेडिकल टूरिज्म चलता है। मेडिकल टूरिज्म चलता है मतलब all the hospitals, particularly the private hospitals, they have separate wings for treating Bangladeshi patients. वो इधर आते हैं, months की तरह यहाँ पर रहते हैं। तो this is bringing money to West Bengal medicine, medical industry वगैरह वगैरह। It has become very very popular। कोविड के टाइम थोड़ा बंद हो गया था, लेकिन हाँ, कहा जाता है कि वेस्ट बंगाल के जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो चलता है। बांग्लादेशी जो पेशेंट्स आते हैं वेरियस ट्रीटमेंट, फ्रॉम कैंसर से लेकर डायलिसिस से लेकर बहुत कुछ करने के लिए। क्यों ऐसा है? बांग्लादेश में ट्रीटमेंट नहीं मिलता है? नहीं, हमने जब उस लोगों से बात की तो मुझे पता चला, वो कहता है कि बांग्लादेश में ट्रीटमेंट है, लेकिन इंडिया के जैसा उसके डॉक्टर्स इतना ट्रेंड, इतना वेल एक्सपीरियंस नहीं है। उसके ज्यादातर लोगों को इंडिया के डॉक्टर्स के ऊपर फेथ ज्यादा है। और नंबर 2, वो ये कह रहा है कि बांग्लादेश से आकर इंडिया में रहकर इंडिया के ट्रीटमेंट लेकर भी उसके जो कॉस्ट होता है, दिस इज लेस देन द ट्रीटमेंट इन बांग्लादेश। तो एक कैंसर पेशेंट जो फॉर 2 months इंडिया के लिए ट्रीटमेंट में आता है कलकत्ता में या एडजॉइनिंग एरियाज में मेडिकल ट्रीटमेंट करा के जो चला जाता है, उसके जो टोटल कॉस्ट है इज लेस देन व्हाट दे हैव टू पे इन बांग्लादेश। इसीलिए ये टूरिज्म बड़ा पॉपुलर रहा।
and there are hundreds of students who come for education, higher studies and etc. मुझे ये पता नहीं था कि इंडिया से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बांग्लादेश जाता है कि किसके लिए, मेडिकल स्टडीज के लिए. How good these institutes are for medical education in Bangladesh, I have serious doubts. But nonetheless, there are various students who go to Bangladesh every year for medical education, क्योंकि आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओ, रशिया में जाओ या चाइना में जाओ, बांग्लादेश के जो मेडिकल एजुकेशन है वो चीपर है. तो हमारे जो कल्चरल कॉन्टेक्ट्स है बहुत दिन से बांग्लादेश के, इट इज नाउ एट स्टेक. क्योंकि जो गवर्नमेंट आया है, ये इंटरिम गवर्नमेंट तो एक फालतू सा गवर्नमेंट है, इट इज जस्ट टेकिंग ओवर. लेकिन इस इंटरिम गवर्नमेंट के आगे पीछे आजू बाजू जो खतरनाक पॉलिटिकल पार्टीज है और जो उसके खतरनाक एजेंडा है, ये बड़ा ही एंटी इंडिया है और इसके पीछे तो चाइना के बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा. सो इंडिया हैज टू पे सिग्निफिकेंट एफर्ट इन कीपिंग दिस इन कंट्रोल. हमारे इंडिया के एक बहुत बड़ा चैलेंज अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे डोमेस्टिक लोड ऑफ द पॉलिटिक्स बहुत ही हाई है. हर दिन अगर आप पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा या असेंबलीज में देखें तो आप देखेंगे कि हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जहां पर जो रूलर है या ऑपोजिशन है, हम में जो फाइट्स है इतना इंटेंस है, वो हमारे पॉलिटिशियंस का इतना सा ज्यादा टाइम ऑक्यूपाई कर रहा है. I personally believe that we are not paying attention to our neighborhood. कि हमारे neighborhoods में जो change आ रहा है, जो modifications आ रहा है, जो चाइना के footsteps देखने को मिल रहा है, अभी यूएस के footsteps जो देखने को मिल रहा है, हमें कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को ये देखकर अपने डिफरेंसेस को भूलकर हमारे आसपास बाजू बाजू में देखना चाहिए. दो इज अ, आई थिंक बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद सच अ ह्यूज पॉपुलेशन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारे नापसंदी है, नाराजगी है एक दूसरे गवर्नमेंट के लिए. लेकिन दिस वेरी थिंग इज टेकिंग आवर अटेंशन अवे फ्रॉम इंटरनेशनल अफेयर्स. वी आर पॉसिबली, according to me, not paying enough attention to the changes happening to our neighborhood, because these have long-term impacts on Indian economy. अगर ये बांग्लादेशी अब जानते हैं कि बहुत सारे सिटीज में ये सारे बांग्लादेशी को आइडेंटिफाई किया जाता है, बहुत सारे जगह दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज बंगाली मुस्लिम्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल. तो वे बंगाली मुस्लिम्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के डायलेक्ट्स डिफरेंट है, लेकिन ये बंगाल के बाहर के लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना इज वेरी वेरी चैलेंजिंग. So many times it is Bangladeshis who are being pushed back into Bangladesh. There are many times where there are Bengali Muslims who are working outside West Bengal in other states are getting the brunt of the process, because people are thinking that they are Bangladeshis, but actually they are not. They are from West Bengal. But for other states to understand the difference of the dialects is a humongous stuff. So it is not very easy. They speak a very different dialect. If you are in Kolkata and you listen to Bangladeshi people, both are Bengalis, but they have very distinct dialects. You can easily pick out who is a Bangladeshi, who is from West Bengal, because our dialects are very, very distinctly different. And Bangladesh has such various distinct separate dialects from West Bengal, from which ethnographically or culturally they could be isolated or separated. But the problem is ये कोई 1 2 3 4 बंदे की बात नहीं है. It is not a 1 day 2 day or a 3 day event. It is a challenge. It is a challenge क्योंकि there are supports of the government in some of the Indian states where they have given refuge to Bangladeshi populations coming into India, providing them voter cards and stuff and making them citizens to increase their vote bank, which is an extremely challenging event that is happening. And that has happened historically. The current government and even the government before that has played this monstrous role in allowing people from this country to take in. And not only these are Hindus who are being persecuted in Bangladesh, जो इंडिया में मूव कर चुके हैं. There are also Muslims who are also extremely poor. They have taken refuge in India. There are Rohingyas who have taken refuge in India. अभी इंडिया में भी बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि रोहिंग्यास को हम नहीं सपोर्ट करेंगे, हमारे देश में उसको आश्रय नहीं देंगे. So this is not good. We are not doing the role and responsibility of big brother. But India is a 1.4 billion population country. और कितना लोड इंडिया ले, like we already are overburdened, overpopulated. Now if there are problems around India in other countries and there are huge number of infiltrators into India, then our economy is going to be deeply impacted. There will be population dynamics change and there are high ranges of confrontation between these people and there. You all know that कि कनाडा के साथ इंडिया के बड़े प्रॉब्लम्स चैलेंजेस चल रहा है, लेकिन उसी कनाडा में जो अफगानिस्तान के जो सिख कम्युनिटी है, कनाडा इज नॉट रेडी टू गिव देम रेफ्यूजी स्टेटस.
In spite of the fact there are many Sikh ministers who are flooding Canada, they have hijacked the Canadian system. बट ये लोग सिख कम्युनिटी को उधर जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी सिख कम्युनिटीज है उसे रिफ्यूज देने के लिए तैयार नहीं है. वो खालिस्तान 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 और एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे हैं. तो अंडर ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस we are going through a global change with India's rise in economy, with India's strong foot in the global order. कौन सोच सकता था कि यूएसए आकर इंडिया को बेग करे कि आप पुतिन से बात करें और हमारे वॉर को स्टॉप करने की कोशिश करें. One important factor for USA to be secretly intervening in this Bangladesh topple of government is to give India a strong message that because you are not supporting us in the war of Russia with Ukraine, we are also going to cause trouble across your border by destabilizing governments which are friendly to you. ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. USA is having huge challenges in containing this war. They are going through huge financial crisis along with the European Union to go through this war. So they have interest in pushing India so that India takes initiative in talking to Putin and trying to bring this war to a completion. So these are strong geopolitical issues that has impacted Bangladesh. The government is gone for whatever reasons we have already discussed, but the challenge for India is becoming humongous. Everywhere around the country, we have belligerent countries, belligerent neighbors. Nepal, Bhutan, Myanmar, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives. So this is very, very challenging. With the rise of India, as India is becoming a central global power, a central production hub, a central force in many areas and facets of economical development, military development, these are challenges that are coming up. Countries which are jealous of us will continue to instigate wars. China and Nepal, India के खिलाफ क्यों जा रहा है? Because there is a strong role that China is playing to create an anti-India sentiment in them, and then their politicians are very bad. For a handful of money, they are ready to do anything. ऐसे एक belligerent cross क्या कहते हैं road situation पे we are here, and I sincerely believe that it is the time that all political parties across all disciplines, all communities need to join hands together. There should not be just a difference of this is ruling party or opposition. In our Lok Sabhas, in our Rajya Sabhas, fight with one another, definitely on important issues, but at the same time on foreign issues, stay together for India's long-term interest. I see a very strong political divide across various political parties in India, which bear different opinion about different things that we are seeing in and around neighborhood, not just Bangladesh. Various parties have various visions. Unless we talk in one voice, unless we have one common strategy, if people around us are looking into our fault lines, it is going to be a big challenge for India to contain them. This huge infiltration of people, this huge infiltration of minorities who are persecuted along our border, they have no place to go but to come to India. But is India in a position to provide them with that refuge? We are already overstretched. And still we have made progress. तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ा सा चैलेंज है, हमारा सिक्योरिटी के लिए बड़ा सा चैलेंज है, हमारे कल्चरल जो कनेक्शन है उसके लिए बड़ा सा चैलेंज है. But I also personally believe that we all challenges, every challenge that we face, an individual who goes through this challenge or dig through this challenge makes a country strong. So it is for India's big interest. They need to pay emphasis. Our political parties just not need to do tu me and put their eyes together on the surveillance of what is happening around us. Bangladesh has turned into a belligerent country. There will be a very strong anti-Indian government down the line. This interim government is just an eyewash. The next election that will happen in Bangladesh, I do not know whether Sheikh Hasina will be able to participate in that election because they are trying to persecute her through their courts and stuff. So she may not be able to participate in that particular process. But if not, the other options that they are there are hardcore anti-Indian, hardcore Jamaat-e-Islami, hardcore, Islamic heartland, thinking about making Sharia and bombing their country and those things. And they are even talking about creating a Banglastan, which is considering parts of Nepal, parts of big chunks of West Bengal, parts of Bihar, Jharkhand, Bangladesh, also northeastern states and eastern parts of Myanmar. They have been already propagating map. जैसे हम लोग अखंड भारत के बारे में बात करते हैं, they are talking about अखंड Banglastan.
Banglastan, which will be headed by Bangladesh, capital will be Dhaka, but will have parts of West Bengal, Jharkhand, Bihar, also will include parts of Northeast India, and they are thinking parts of Myanmar to be integrated there. Never they are talking about integrating a part of China. That's very, 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 very important thing to observe. So, ऐसे belligerent condition में, I believe that we need to stay strong as a nation without having divisions among our political parties. All political parties need to meet together, come up with solution strategies. What should we have for our neighboring countries? Bangladesh is just an example. This has been happening in one country after another. If we do not look into our interest, we do not look into how to increase our influence in this country and how to protect India from these belligerent forces, it will be a huge challenge down the line, no matter how much economic and socio-economic development we made. Thank you very much. With this opportunity provided by Amitabh Ji and other groups on this platform, I conclude my presentation here, and I'd be very happy to answer any questions that anyone may have, or if anyone has to substantiate, has any criticism, or had any comments about that, I am very eager to learn from you too. Thank you very much. Thank you, Amitabh Ji. Ji. Hello, Amitabh Ji. I don't know whether he's here. I do not know whether Chandrasekhar is there, but as long, if anyone has any question or कोई भी कुछ comments करना चाहे, please go ahead. I have some questions. I have some observations. Can you hear me? Now I can hear you a little better, sir. Yeah, please. Okay. Thank you. My first question, I must face it, because I missed about 20 minutes of your talk because I was in transit and there was trouble with my iPhone. So questions that come to my mind. It's very interesting that we never thought. I mean, in India, most of us never thought. Maybe some people would have thought what you said, that it is at the instance of US that Modi paid a visit to Putin. Now that's absolutely, I must say that, news to a large number of people. But it is a good news. It's a good news. The second thing that you said that all parties must be a national government sort of thing, the kind of thing which Putin had at the time of the Second World War. I entirely agree with you. Even if there was no Bangladesh society, even then it was a very, very sensible thing, because internally also there is a lot of discontentment, and people feel that there is no democracy. Democracy has become a thing of the past here in India. Now, the other thing that you mentioned about Akhand Bangladesh, that is really something which is. I mean, I personally feel that there is nothing wrong. Nothing wrong if it is an Akhand Bangladesh which likes to progress democratically and become prosperous, which is the only objective of a political unification of a kind like this. That is also a very welcome thing, as long as it is not tying up with China. I also feel that feel very happy that there are no indications that Bangladesh is falling for getting trapped by the Chinese. It's also a good news. But what I feel is this: do you think that these grand conceptions of Akhand Bangla will ever materialize if the intentions are not good? If the intentions are to be dictated by the Jamaat-e-Islam, obviously there is no question that there will be peace even if there is an Akhand Bangladesh. So what is it that India should do, even if you get
completely, I mean, I'm sure that the idea of getting united, this is absolutely without any, is absolutely a very logical, rational, and a very timely advice. But uh, how do you reconcile these opposites? Now, Sheikh Hasina was a bad person for Bangladesh, but a good person for India. And suddenly now we are faced with a situation where the people who consider her bad and whom we consider a very good leader, now those people have come to power. Obviously, the nothing. I mean, the ultimate product of all these convulsions which are taking place, ultimate product I do not visualize is either going to be in Bangladesh or in favor of India or in favor of this whole region. What is then? Who is responsible for this? Who is responsible for this? Do you consider that the United States is playing this? Is sitting on the steering wheel and dictate and directing things which are happening in the east in this part of the world, and it suits them. And how does it suit them? Can you explain these things? Thank you, sir. Thank you very much for your questions. I have already responded to a part of this. Maybe you have, because we are having an internet disruption, maybe you have not been able to listen to that part. So I'll reiterate. This concept of Banglastan is a nuisance. It is not possible in this day and time to form a new country, carving out states of parts of India, parts of northeastern India, parts of Myanmar, and then form a new country. But this is a kind of jingoism. For those who believe in Islamic extremism, this is giving them a hope. We'll form a new country. The center of that country will be Dhaka, and we'll all look forward and have an Islamic country, that kind of stuff. If ever that kind of a country works out, it will be a death nail for all minorities in that particular community. I'm shocked to think even that day comes. But why is it not going to happen? I believe is because we do not have that kind of resources, do not have that kind of human resources or financial resources to unite. And although the Islamic kingdoms or Islamic countries talk about the Islamic brotherhood, but it is always on a piece of paper. Think about Sheikh Hasina. She is a Muslim, but she is taking refuge in a Hindu major India. She has not taken refuge in any other Islamic countries. Why? So there are many Islamic countries who could not even tolerate to see a head of the state as a female. They are so laterally non-progressive. Their thoughts are so archaic, which goes back to maybe 400 years from now. It is difficult for them to think in terms of modern days. Also, no matter how much these Islamic countries talk about cooperation, collaboration, and things like that, they have a strong fault line of hatred. Just about people talk about the caste system in Hindus, there is a caste system among the Muslims too, what you call it, country-wise or ethnicity-wise. So Saudi Arab or the Arabs, who are the custodians of the Mecca and Medina, they consider them to be the superior Muslims, followed by the Turks, followed by the Iranis. And then there is so many other sects which have so strong differences among one another. If you look into many Islamic countries, Saudi Arabia is not fighting a war with any Jewish country, or is not fighting a war with America. They are fighting across the border between the fight is between Shias and Sunnis. The Saudi Arabia at one point of time was the promoter of terrorism in every country into this world. Of course, USA was also involved always in creating trouble to have their leverage, but there was this big money that came from Saudi Arabia, petrodollars. Arabic countries spread this money to cause trouble in other countries, and today they are getting the bite of their own tongue, in the sense that the same problems have infiltrated. Saudi Arabian army has never been able to control
example, the Houthis in Yemen, with the support of Iran, they have been a constant threat for Saudi Arabia, in spite of being a small country. So there is so much conflict, hatred, mistrust, and primitive archaic thoughts among the Islamic communities. It is very difficult for them to fight as one force. This is one factor. And the number two is lack of resources. China's interest is to have disturbed countries around India so that India's progress will be impacted. It is very easy to infiltrate from Bangladesh into India, 30 times more than your infiltration from Pakistan. It is much, much easier to get into India from Bangladesh or Nepal into India than from Pakistan side. So these are countries, if we do not keep them under observation, monitoring and surveillance, and if we do not have India-friendly governments down there, it is going to be a big challenge. Thirdly, why is US so interested? US has not been liking Sheikh Hasina for a long time because of her long-term conflicts with Muhammad Yunus, who is now heading the interim government of Bangladesh, is because Yunus has very strong support in European Union and United States, which Sheikh Hasina never had. So all these trouble, court problems, issues, Muhammad Yunus been taken to the court or was almost on the verge of getting a verdict in going to jail. The jingoistic movement that Hasina has taken had costed her relationship with the Western countries. India has shielded her for a long time. But because I simply feel if USA is involved to topple the government in Bangladesh, it is to give India a strong message that you are not a part of the American contingent and European Union in the war against Russia. So we can also make your neighborhood troublesome by toppling governments. And now if we look into our neighborhood, every country is disturbed other than Bhutan. So this USA has some interest in infiltrating into Bangladesh in some way or other, in a very silent, invisible manner, to give India a signal saying that we will disable the friendly government that you have across Bangladesh, and we'll have two Pakistans, as we had, one across your western border and one across your eastern border. This Sikhism movement, or not, I wouldn't call this Sikhism movement, the Khalistani movement that is happening around the country. Do you think that USA or Australian government or the UK government could not contain them easily? They could. This was also to teach India a lesson, because India is not coming into the part with the Western countries and taking action against Russia. We are buying Russian oils and stuff. This is one of their greatest impact. They're afraid of Russia, and because India has sided with Russia in a indirect manner, this is the way to punish India, to give India a message that if you are not buying with us, if you are not standing by with us, we are going to create trouble and distrust in there. And the last part of your question, sir, what we should do? I think the most important thing that we should is to observation, monitoring and surveillance. I think this is one area where the India government is lacking, as I mentioned before, that because we have a very strong internal political load. All the time, the governments across states and union territories and the oppositions are locked in fight for power. We are always struggling who can get into the power, who are looking into the equation. So because of this fight, whether at the state level or central level, I think India is losing out in its strong observation or close observation of countries around it or things happening in other countries. There is a lack of focus. I think India cannot afford this. I think no Bangladesh, no Pakistan, no China can cause trouble to India if the people of India are united, if our political parties are united. If you see that the government is speaking a different tune and the opposition party is speaking in a different tune on an international platform, it does not sound good for India as a strong democratic nation. This is somewhere there has to be compromise between opposition and our ruling parties to come together on a platform, not to fight, but to find common paths and strategies to contain these countries, to think about how these countries are booming and changing. There will be definitely trouble in Bangladesh. India is not in a position to change it overnight. But by keeping a close observation, by having strong intelligence about Bangladesh, Myanmar and other countries, the way India handles Pakistan, I think Bangladesh is not as strong as yet like Pakistan to create trouble for India.
But we should not leave the vacuum. I should not think that India should abandon the current Bangladeshi government because they are no longer the friendly government, because then you create a power void. You create a vacuum in which other powers will come and play in and work against Indian interest. So India has to work with Bangladesh because we cannot change our neighbors, but we also need to observe, monitor them very cautiously and develop our strategies and work together as one common voice, which I think is lacking in case of India. We need together to walk in one voice, need together both opposition and ruling parties to come together on a common platform in handling these challenges. This is a problem for entire India. This is not a problem for one political party who is in power or who is not in power or who is coming to power in the next election. It is for the future of India. It is for the integrity of the India. It is for the security of the country that all politicians need to talk together and find common ways to deal with such challenges. This continuous fight for power within the country is actually creating a deluge for us, not taking care of close observation of what is going on at adjacent countries. So this is what I feel. Thank you, sir, once again for your Thank you. question. Thank you very much. I am Thank you. supplementing to your answer, sir. Just you are absolutely right, but I am just supplementing. I am Nagesh Jha. Please Number do. one, I am just supplementing, sir. Sure, Please sure. listen. Yeah. Number one, Sheikh Mujibur Rahman was murdered by American forces. No, in spite of so many reminders from Indian intelligence by Indira Gandhi, भाई आपकी हत्या होने जा रही है, हम लोग मदद करें, हम लोग मदद करें, नहीं नहीं नहीं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं. In this way, Sheikh Mujibur Rahman left for heavenly abode. Number two, Sheikh Hasina has appointed Commander-in-Chief of Bangladesh, his own son-in-law, who is against her. This was told to Sheikh Hasina in so many good words, but she was not believing. She was to be murdered again by American in the similar manner. This time, India played a dominant role, and India, even Sheikh Hasina was convinced कि I am safe, हमको कुछ नहीं होगा, हम safe है, सब हमारे लोग हैं. Now, Indian intelligence forced the CIA. यदि शेख हसीना की हत्या होती है तो हम अपना I will use my power, मतलब India will protect her. ये शेख हसीना को नहीं बता के अमेरिका को धमकाया गया. इंडिया के डर से शेख हसीना को 45 नहीं 40 मिनट का समय दिया गया. अभी ये भी डाउटफुल है कि वो रिजाइन की कि नहीं. नंबर वन, ये दो बात हो गई. तीसरी बात, बांग्लादेश क्षेत्र में चाइना अपना रोड बना लिया है, म्यांमार से अपना चाइना से लेके म्यांमार होते हुए बे ऑफ बंगाल तक, जस्ट लाइक सी पैक. तो अमेरिका चाहता है कि इस एरिया में भी उसका वही जो सेंट मार्टिन जो आइलैंड है उसका भी एक बेस बने. इसके लिए जो साउथ ईस्ट एशिया का जो आदमी है डोनाल्ड लू, वो पूरा ये सब गंदा काम किया है. जब अमेरिका एक्सपोज हो गया तो उसने विड्रॉ कर लिया. नंबर 4, इंडिया भी अपने इंटरनेशनल अपनी प्रतिष्ठा को ख्याल रखते हुए बांग्लादेश का बिजली काट दिया जो झारखंड से जाती है. नंबर 1, 17,000 ट्रक एक हफ्ता से लाइन में खड़ी है, उसका भोजन पानी बंद. नंबर 2, तो इंडिया भी बहुत कायदे से काम कर रहा है, अपने को वर्ल्ड में उसकी छवि भी खराब नहीं हो और हिंदुओं की हत्या भी नहीं हो. तो मेन मुद्दा ये है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत सरकार को एक एक जानकारी है. भारत सरकार फूक फूक के चल रही है. भारत सरकार का प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया फर्स्ट, अपना देश को हम बचाएं और प्लस हमारी छवि भी वर्ल्ड में खराब नहीं हो और मेरा काम भी चलता रहे. और अब अमेरिका से इंडिया का सीधा टकराव हो गया है, अमेरिका हार गया है, इंडिया डोमिनेट कर रहा है.
ठीक है, हिंदुओं की हत्या हो रही है अभी भी, जो जो आप बसु साहब आपने जो कहा सब सही है, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। तो इंडिया भी अपना ढंग से डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रहा है। सारे जो बांग्लादेश के बॉर्डर हैं टाइट हैं, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, लोग वो सब हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइटनिंग अधिक हुआ है। इत्तेफाक से मैं नॉर्थ ईस्ट में गया था, मेघालय में एक नदी है जहां पे पानी बड़ी साफ है, इवन नाव वाला भी कहा कि चलिए बांग्लादेश वाला को दिखा के ले आते हैं। मैं पर्सनली नाव से बांग्लादेश वाले को देखा, नाव पर से ही। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में आप जो कहे बसु साहब वो सच है, और मैंने जो बातें कही ये बहुत गहरी बातें हैं, मैं पब्लिकली इसको नहीं बोलता हूं, इस फोरम में बोल रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you very much, Nagesh ji. Thank you very much for your feedbacks and valuable comments. We greatly appreciate. You enriched us. If there is anyone who would like to say anything Yes. or comments, Just one more sharing of information. And if you did mention there is a very great need for opposition and the ruling party uniting, at least on foreign policies. I personally feel that you can't unite in sectors or in parts. Unite on the foreign policy and you will not unite on the rest of it. Maybe I'm wrong. What I want to ask you, are there examples in some countries? I have heard some countries, the ruling party and the opposition work together. In the Second World War, of course, they worked together in Britain. But even now, I believe, I'm told, I'm not sure, that some of these Scandinavian countries, the opposition and the ruling party, they work as one man. I mean, is this impression correct? That's what I want. Okay. Thank you, sir. This is also a very important question. This is, there is yes and no to this answer. Yes, in the sense that when you talk about European countries, many Scandinavian nation countries, particularly the small ones, or those who do not have big army and stuff, usually have a consensus on international relations where the government and the opposition work together. But there are also other countries which either are kingdom or are, pseudo-democratic countries, like as we will see across Arabia and stuff. They also have oppositions in there in some form or other, but the opposition is actually silent. Like they are actually a stooge of the party that is ruling. The opposition is just standing there. It has no role or it has no voice. This is also true. Again, in case like Russia and stuff, technically, Russia is not a dictatorial country. Technically, on the paper, they have an opposition. There is election of the government, but as you could see, how the election goes there, and the Putin has now become close to the longest ruling head of the state, even surpassing Stalin. There are a fringe elements here and there. You'll understand these elections are definitely not fair. There is fear among the people, and he has strong control of the government. And even if there is an opposition, this opposition is almost silent. So they take part in some of these areas. You will see very feeble comments, like you will see very rarely opposite voices coming out of countries like Russia. Technically, it's not a dictatorial country, but there is this. If you look into the Chinese system of administration, I mean, there is no opposition, no political parties. So everyone is a part of the government in that particular sense. So there is always union in what they are talking and deciding. In one way, this system has a strength. This system has a strength in the sense that if one group is taking all the major decision without being hindered by other political parties causing trouble, making challenges, etc., they are able to achieve more. But again, if you are making a major mistake, for example, as Germany did during the Second World War, all the wrong decisions and stuff that was taken by Hitler and his
commanders at that particular point of, say, attacking Soviet Union. If, say, I was in opposition during that time, and if I would oppose him, that Hitler, you are making a mistake. Like attacking Soviet Union is a suicidal, because everyone who has ventured into Russia has died a very dismantled death, and they have lost the war. Same has been with Napoleon Bonaparte. Do you think that Hitler, with this great power, would ever listen to me? I will be killed, or I will be isolated, or I will simply vanish from the system. So it is true and false in the sense that yes, there is consensus. For example, Israel is one country. Like not recently, but even few years back, there used to be a strong cohesion between the ruling and opposition party coming together on important, because they come across so many wars, so many areas where they need to talk and work in one voice. Many times, even if they had a strong opposition, they have come together and worked together as in unison, in particularly in case of international relations in time of war and stuff. But recently, as you would see, the Israel has a strong opposition to the current Prime Minister Netanyahu. The opposition does not always strongly agree to whatever he is saying. They support him in some issues. They do not support him in other issues. Sometimes it shows what line for a country that is undergoing a war, because we all need to talk in one voice at that particular point of time, whether you like it or not. But this is, as you see, vary from one country to another, varies from one kind of democracy to other, varies from one kind of government system to other. Thank you so much. It has been wonderful. God bless you. I have to be. Thank you. Thank you. If there is no further comments, and I do not see Amitabh ji. Amitabh ji, are you there? Hello, Amitabh ji, are you there? Can we conclude now? Because we always have the time. बसु साहब लगता है वो बाथरूम गए होंगे, तब तक मैं कुछ और ऐड कर दे रहा हूँ. ओके ठीक है. अब हाँ, नाउ बसु साहब आप हिंदी समझ जाएंगे ना कि हिंदी में बोलिए, नो प्रॉब्लम. अभी क्या है, अभी अमेरिका शर्मिंदगी से चुपचाप है. अब वो अपना हाथ पैर सिकोड़ लिया है, क्योंकि अमेरिका को ये भी डर था या तो सेंट मार्टिन, जो भी सेंट विंसेंट, जो भी आइलैंड लेना चाह रही है, चाइना को पता नहीं चले. तो ऐसा भी तो नहीं, चाइना को तो पता चल गया. अब चाइना भी अपना गेम खेलेगा. अब मेन लड़ाई जो नहीं दिखेगा हमको आपको, वो चाइना और अमेरिका के बीच में होगा, और उसका फायदा भारत उठाएगा. और भारत जो उठा रहा है वो यही है, बिजली बंद कर दिया, खाना बंद किया, और भी बहुत सारा चीजें बंद होने जा रहा है. वो धीरे धीरे हो रहा है. बॉर्डर टाइट है. वेस्ट बंगाल में भी बनर्जी को सारा कांड मालूम था, उसको सारी जानकारी थी. लेकिन इसमें ममता बनर्जी भी डरी हुई है कि उसके हाथ से भी बंगाल जा सकता है. ऑप्शंस आर देयर. राष्ट्रपति शासन नंबर 1. एक जो अभी केस हो गया है उसमें सीबीआई जांच हो रहा है. तो अभी जो स्पेकुलेशन है, इंडिया का अपर हैंड है. यहाँ पर हम थोड़ा सा क्रूएल होके बोल रहे हैं. ठीक है, हिंदुओं की हत्या हो रही है, उसमें भारत जंप नहीं कर सकता, मिलिट्री फोर्स नहीं भेज सकता है. लेकिन यदि ऐसी नौबत आई, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, तो भारतीय मिलिट्री भी सिविलियन बन के जाके हिंदुओं को बचा सकता है. ये भी मैं अपने कॉमन सेंस, अपने रॉ, अपने ब्ला 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 एजेंसी के सोर्स से बोल रहा हूँ. थैंक यू सर. बहुत अच्छा लगा. इट्स लाइक अ सिल्वर लाइनिंग ऑफ द डार्क क्लाउड. बहुत थैंक यू सर. हम लोग कमजोर नहीं है. अब भारत कमजोर नहीं है सर. अमेरिका को भारत आंख दिखा रहा है, अमेरिका डर रहा है, और अमेरिका भारत से झगड़ा नहीं कर सकता है, उसको चाइना को दबाना है. इसीलिए आपसे पूछना चाहता हूँ, अमेरिका और चाइना में इतना लंबा डिस्टेंस है दोनों के बीच, आप अमेरिका, चाइना और चाइना के रिसोर्सेज से
कई टाइम्स ज्यादा रिसोर्सेज हैं अमेरिका के, तो आप समझते हैं कि सिवाय इसके कि साउथ चाइना सी में सफर करें, इसके अलावा और अमेरिका से क्या पंगे ले सकता है चाइना? उसके पास जो वॉर रेट्स हैं मल्टीपल टाइम्स बिगर देन चाइनीज के पास तो ऐसा कुछ है नहीं. चाइना इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू इंडिया, बट चाइना सर मैं मोटी बुद्धि से जवाब दे रहा हूं आपके बात का. अमेरिका के पास, अमेरिका ने खुद कहा है, अजीत डोभाल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड. अमेरिका के पास बुद्धि नहीं है, मैं बहुत मोटी बुद्धि से बोल रहा हूं, गहराई से. अच्छा. बुद्धि नहीं है जो इंडिया को दबावे. अच्छा. अच्छा. थैंक यू सर. तो एक अमिताभ की शायद नहीं है, तो वी हैव क्रॉस द टाइम, सो मे बी अमिताभ जी आप आ गए. ओके, थैंक यू. अमिताभ जी आप कंक्लूड कर दीजिए. थैंक यू. मेरी आवाज नहीं आ रही है शायद. मेरी आवाज नहीं आ रही है शायद. नहीं, आपकी आवाज आ रही है अभी. आई कैन हियर यू अमिताभ जी. आप जा रही है, आप कंक्लूड कर दीजिए. थैंक मैं यू. चाहूंगा कि जोशी साहब बोल रहे हैं एक बार. जोशी जी एयरपोर्ट पर हैं. जोशी जी. अच्छा, जोशी जी अवेलेबल नहीं है. करूंगा क्योंकि आज का ये सेशन में थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो आप अपना आशीर्वाद बच्चन से क्लोज कर दें क्योंकि खान साहब अभी नहीं है. ठीक है. थैंक यू. मैं बासु साहब हृदय से आपको, आप बहुत छोटे हैं इसलिए हमारी उम्र से तो बहुत ही कम है, लेकिन आपकी विद्वता, आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल सिचुएशन है वो बहुत ही गहरा, बहुत ही प्रोफाउंड है, और ये हम सब लोगों के लिए इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट you have become a part of us, and we keep on. I mean, I must tell you that I got a number of disturbances during the time that you were speaking, and at one time I lost my nerves and felt like throwing my instrument. Why it is letting me down when I was wanting to hear you properly without any interruption. So I must say that we are very fortunate in having you this Sunday and learning about Bangladesh. And I can say that a very, very microscopic number of intellectuals would be aware of the kind of information, factual facts, which you have, to which we have been able to gather from you today. Very, very small number of people in this country would be knowing. Most people are forming their opinions based on what they read in the newspapers. But what you gave us has filled us with a sense of, filled us with so much facts that we can now think about what we should do, what the country should do, and we will think not wrongly, but we will be possibly thinking rightly because you have given us the facts. So thank you so much once again. And on behalf of everyone today, as Amitabh ji mentioned, that हमारे बीच के जो मधुर वाणी में आपको जो आशीर्वाद मिलता चंद्रेश्वर खान जी से वो नहीं मिल रहा है, तो मैं उनकी तरफ से भी आपको अपनी उम्र का ख्याल रखते हुए आपको ही आशीर्वाद दे रहा हूँ. ईश्वर का आशीर्वाद आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ. ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ें और नाम हो, सारी दुनिया में नाम हो आपका.
Thank you so much. थैंक यू सो मच सर. आई एम वेरी मच ऑनर्ड. आपके आशीर्वाद मिले, सभी के आशीर्वाद मिले, और वी विल कंटिन्यू टू वर्क इन दिस प्लेटफॉर्म इन द फ्यूचर, स्ट्रेंथन इट. आई ऑल्सो हैव अ फ्यू स्पीकर्स फ्रॉम माय कनेक्शन इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स. अमिताभ जी, मैं आपको उन लोगों से कनेक्ट करवा दूंगा. बिल्कुल सर, बिल्कुल. They are also interested in providing a presentation, so मैं आप लोगों को उन लोगों के साथ कनेक्ट कर दूंगा. और ये श्योर. कुछ लोगों के बायोडाटा मैं आपको भेज दूंगा, those who have shown interest, and we'll definitely work on that. Okay. Thank you so much, sir. Good night to all. Take care and have a nice. आपको सर और बाकी सभी Good night, sir. प्रणाम and प्रणाम good luck. और नेक्स्ट संडे हम लोग मिलेंगे. जी, प्रणाम सब प्रणाम. Thank you, Pranam. जोशी जी की आवाज नहीं है, जोशी जी.